एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का 3 पोएम एक साथ, यानी कि हम करने वाले हैं आज वन शॉट। तो पहला पोएम हम कौन सा करेंगे? पहला पोएम होगा द वॉइस ऑफ द रेन, फिर चाइल्डहुड और लास्ट में हम करेंगे फर्दर टू सन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एज क्लास 11th का सारा वीडियो कंप्लीट होने वाला है तो हम क्लास 12th में प्रोसीड करने वाले हैं। तो जब मैं क्लास 12th का वीडियोस अपलोड करूँगी तब मुझे क्या क्लास 12 प्लस क्लास 11th का इंग्लिश डालना चाहिए या फिर बस क्लास 12 का? ठीक है, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी पहला स्टेंजा देखते हैं। तो ये है पहला स्टेंजा। एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। हु आर तो यानी कि हु आर यू। आई इधर है पोएट, सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी कि रेन। I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal, I impalpable out of the land and the bottomless sea. तो अभी वर्ड मीनिंग्स भी देखते हैं। तो हु आर तो यानी कि हु आर यू, इटर्नल यानी कि नेवर एंडिंग, इम्पल्पेबल यानी कि विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो अभी डिटेल में समझते हैं। तो अबव लाइन्स में जो पोएट होते हैं वे क्वेश्चन करते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी कि रेन को कि तुम कौन हो। तो उनको रेन एक बड़े ही स्ट्रेंज मैनर में रिप्लाई करता है। तो रेन बोलता है कि मैं कविता हूँ अर्थ का, पोएम हूँ अर्थ का, और मैं राइज करता हूँ कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम लैंड और बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि ये है लैंड और ये है ओशन या फिर सी, और मैं यहाँ से वेपर के फॉर्म में ऊपर की ओर जाता हूँ यानी कि आसमान की ओर जाता हूँ। तो अभी नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed, all together changed and yet the same. I descend to leave the dross atomic dust layers of the globe and all that in them without me where sits only latent unborn. तो अभी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वेंस यानी कि हेयर, वेगली यानी कि नॉट क्लियर, डिसेंट यानी कि कम डाउन, लेव यानी कि वश या फिर बर्थ। तो आगे देखो, हाँ, एटॉमिक्स यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स, लेटेंट यानी कि हिडन, ठीक है, या फिर बेरिड। तो अभी डिटेल में समझते हैं। जो रेन होता है वो बोलता है पोएट को कि मैं राइज करता हूँ अपवर्ड टू द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और मैं वहाँ जाके चेंज करता हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स लेता हूँ, बट मैं वहीं सेम हूँ। तो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो, द रेन कम्स डाउन। तो रेन जो होता है वो नीचे आता है और वश करता है ड्रॉट्स यानी कि जो सूखापन होता है उसे, और प्रोवाइड करता है धरती को पानी, और ये डस्ट लेयर्स को भी वश करता है, स्मॉल पार्टिकल्स को भी वश करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और जो सीड्स होता है जो ज़मीन के नीचे होता है उसे भी उगाता है, बिकॉज ये उनको पानी प्रोवाइड करता है बाय रेन, और ये लाइफ देता है सीड्स को। तो अभी इधर एक लाइन बोला था कि मैं वही सेम हूँ बट मैं डिफरेंट फॉर्म लेता हूँ। कैसे? तो पहले लैंड या और सी से मैं वेपर बन के ऊपर गया यानी कि रेन वेपर बनकर ऊपर गया, और फिर डिफरेंट फॉर्म किया यानी कि क्लाउड फॉर्म किया जो क्लियर नहीं होता, डिफरेंट शेप का होता है। फिर से क्लाउड बनने के बाद मैं रेन के फॉर्म में फिर से नीचे आसमान में गिर रहा हूँ, और ये प्रोसेस बार बार चलेगा। रेन बन गया, फिर से वेपर के फॉर्म में आसमान में जाऊँगा, क्लाउड बनूंगा और फिर से नीचे गिरूंगा। ठीक है, अभी लास्ट स्टैंजा देखते हैं। तो ये है लास्ट स्टैंजा। तो इतना तक जो है वो जो रेन ने बोला था, और ये जो दो लाइन है ये पोएट ने बोला है। ठीक है, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. तो ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, जो रेन होता है वो बोलता है दिन हो या रात मैं प्रोवाइड करता हूँ लाइफ, केयर, एनरिचमेंट और वाटर, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, जहाँ से मैं ओरिजिनेट हुआ था। और जो रेन होता है वो एनहेंस करता है ब्यूटी को, प्योरिटी को, आर्ट का। ठीक है, और जो लाइफ साइकिल है रेन का वो बार बार चलता ही जाता है। ठीक है, अब देखो,
For the song issuing from its birthplace after fulfillment wondering, wrecked or unwrecked duly with love returns। तो wrecked और unwrecked का मतलब क्या होता है? wrecked यानी कि cared और unwrecked यानी कि not cared। तो अभी डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि रेन का एक बर्थ प्लेस होता है, सिमिलरली सॉन्ग का भी एक बर्थ प्लेस होता है। तो रेन का बर्थ प्लेस क्या है? अर्थ। और सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या है? हार्ट ऑफ द सिंगर। सिमिलरली पोएम का भी बर्थ प्लेस होगा, तो पोएम का बर्थ प्लेस क्या होगा? हार्ट ऑफ द पोएट। ठीक है। तो जैसे कि रेन पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और लोगों की नीड्स फुलफिल करता है, सिमिलरली जो सॉन्ग होता है वो भी पूरे वर्ल्ड में अर्थ में ट्रैवल करता है और लोगों की नीड्स पूरी करता है। लोगों को अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। सिमिलरली जो रेन होता है वो भी लोगों को अच्छा लगता है, बुरा भी लगता है, क्योंकि कुछ किसानों का जो फसल होता है वो रेन उगा देता है और कुछ किसानों का जो फसल होता है वो ख़त्म भी कर देता है। तो लेखक बोलते हैं कि ये सब कुछ भी हो जाए, बट विथ लॉट्स ऑफ लव वो फिर से अपने बर्थ प्लेस पर लौट के चला जाता है। ठीक है। तो अभी लिटरेसी डिवाइस भी देख लेते हैं। तो पहला लिटरेसी डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन को देना। तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो इधर क्या बोला है? रेन का वॉइस। तो क्या रेन का वॉइस होता है? वॉइस किसका होता है? ह्यूमन का। तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जो एक नॉन ह्यूमन यानी कि रेन को दिया गया है। फिर है मेटाफॉर। मेटाफॉर यानी कि इनडायरेक्ट कंपेयर करना बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। तो इधर रेन को कंपेयर किया गया है पोएम से। ठीक है। तो आगे देखो, फिर है हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी कि इधर देखो बॉटमलेस सी। तो कोई भी सी क्या ऐसा होता है जिसका कोई बॉटम ही नहीं हो? नहीं ना। कोई भी सी हो, उसका डीप हो, गहरा हो या फिर शैलो हो, बॉटम तो होता ही है। ठीक है। फिर है इमेजरी। इमेजरी यानी कि विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो इधर रेन भी बोल सकते थे लेखक, बट उन्होंने बोला सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी कि रेन धीरे धीरे गिर रहा है। तो आप एक अच्छी तरह से विजुअली आप सोच सकते हो कैसा है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपना दूसरा पोएम भी कंप्लीट करते हैं जो है चाइल्डहुड। तो ये रहा पहला स्टैंजा। तो पहले एक बात को समझो, इस पोएम में 4 स्टैंजा है। उनमें से 3 स्टैंजा में पोएट पूछते हैं व्हेन यानी कि कब उनका चाइल्डहुड गया, और लास्ट स्टैंजा में वो पूछते हैं व्हेयर यानी कि कहाँ गया उनका चाइल्डहुड। ठीक है। ये है फर्स्ट स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि मेरा चाइल्डहुड कब गया। Was it the day I ceased to be 11? Ceased यानी कि एंड। तो वो बोलते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब गया? क्या वो दिन था जब मैं 11 साल से 12 साल का हो गया था? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या वो दिन था, क्या वो समय था जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि हेल और हेवन जियोग्राफी के किसी भी बुक में नहीं मिल सकता। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वाज दैट द डे, क्या वो दिन था? तो अभी देखते हैं हम डिटेल्ड में। तो अब देखो, एबव के लाइंस में जो पोएट होते हैं वो वंडर करते हैं कि उनका चाइल्डहुड कब एंड हो गया। वो खुद से ही सवाल पूछते हैं कि क्या वो समय था जब वो 11 साल के और नहीं थे, वो 12 साल के हो गए थे, तब उनका चाइल्डहुड चला गया था। फिर वो बोलते हैं क्या वो दिन था जब उनको पता चल गया कि हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी जियोग्राफी बुक में या फिर मैप में। ये सब इमेजिनरी प्लेस है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। क्या वो दिन था जब उनका चाइल्डहुड चला गया? ठीक है। तो मैंने फर्स्ट स्टैंजा आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, पढ़ के भी सुना दिया है। तो अभी चलते हैं सेकेंड स्टैंजा की ओर। तो ये है सेकेंड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर से वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन यानी कि कब मेरा चाइल्डहुड चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सीम टू बी,
क्या वो समय था जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो एडल्ट जैसे हमारे सामने दिखाते हैं वो उस तरह के नहीं है। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीडिक्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वो हमारे साथ लव की बातें करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए, बट वो खुद ऐसे बिहेव नहीं करते। वॉज दैट द डे? क्या वो दिन था? तो अभी देखो एबव स्टेंजा में पोएट फिर से रिपीट करते हैं कि उनका चाइल्डहुड कहाँ गया। वो बोलते हैं क्या वो दिन था जब मुझे पता चल गया कि जो एडल्ट्स है वो जैसे हमारे सामने बिहेव करते हैं वो वैसे नहीं है, टोटली ऑपोजिट है, वो हाइपोक्रिटिस है, और जैसे हमारे सामने एक्ट करते हैं वो वैसे नहीं है। वो हमसे लव के बारे में बात करते हैं, हमें अच्छा बिहेव करना सिखाते हैं, बट वो खुद वैसे नहीं करते। रियलिटी में उनका डबल फेस है। क्या वो दिन था जब मुझे ये सब पता चल गया, तब मेरा चाइल्डहुड चला गया? तो अब देखो ये है थर्ड स्टैंजा यहाँ से, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। ये दोनों एक साथ होना था बट एडिटिंग के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए ऊपर चला गया। कोई ना, हमको तो पता है ये थर्ड स्टैंजा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। वो फिर से पूछते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। वो बोलते हैं क्या वो समय था जब मुझे पता चल गया कि मेरा जो माइंड है वो मेरा खुद का है, टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। और मेरे माइंड को मैं जिस भी वे में यूज़ करना चाहता हूँ मैं उस वे में यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेयर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई ओनली। वो बोलते हैं कि मुझे क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मुझे पता चल गया कि मैं खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो किसी और लोगों के नहीं होंगे, ना ही मेरे पेरेंट्स के, ना ही किसी एडल्ट का। वो सिर्फ मेरा ही होगा और सिर्फ मेरा ही होगा। क्या वो दिन था? वॉज दैट द डे? तो अभी देखो इस थर्ड स्टैंजा में जो पोएट होते हैं वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि कब उनका चाइल्डहुड चला गया। वो खुद से ही पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पूछते हैं, वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि क्या वो दिन था जब मुझे पता चल गया कि मेरा माइंड मेरा खुद का है और मैं जिस भी वे में उसे यूज़ करना चाहूँ उस वे में उसे यूज़ कर सकता हूँ। उनको रियलाइज़ हो गया था कि वो खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो किसी और के नहीं होंगे। उनको सेंस हो गया था कि वो खुद इंडिविजुअलिटी में आ गए हैं और उनका एक सेपरेट पर्सनैलिटी है। क्या वो दिन था जब उनको ये सब पता चल गया था, तब उनका चाइल्डहुड चला गया था। वो खुद से ही ये सब क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो अभी चलिए जो लास्ट स्टैंजा है वो हम देख लेते हैं। तो अभी देखो वॉज दैट द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ये नहीं होगा, एडिटिंग के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो यहाँ से होगा व्हेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। व्हेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि थर्ड स्टैंजा तक क्वेश्चन होगा कि व्हेन। अभी थर्ड स्टैंजा तक उनको पता चल गया कि उनका चाइल्डहुड कहाँ गया, तो अभी वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हेयर, यानी कि कहाँ गया उनका चाइल्डहुड। वो बोलते हैं इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस। उनका चाइल्डहुड किसी ऐसे जगह में चला गया है जिसे वो भूल चुके हैं। इट्स हिडन इन एन इन्फ्रेंट फेस। तो पहले ये जान लो कि इन्फ्रेंट का मतलब क्या होता है। इन्फ्रेंट यानी कि बच्चा, बेबी। तो वो बोलते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है एक बच्चे के फेस में छुप चुका है। दैट्स ऑल आई नो। वो बोलते हैं यही मुझे बस पता है अभी। तो लास्ट स्टैंजा में वो कंक्लूड करते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो किसी ऐसे जगह में चला गया है जो वो भूल चुके हैं और वो कभी वापस नहीं लौट के आने वाला है। तो वो बोलते हैं उनका जो इनोसेंस है, उनका जो चाइल्डहुड है वो कहीं ना कहीं वेनिश हो गया है और उसे वो अभी सिर्फ एक बच्चे के फेस में, एक बेबी के फेस में ही देख सकते हैं। वो बोलते हैं कि जो स्वीट मेमोरीज होते हैं वही अभी बाकी है उनके चाइल्डहुड का, बट वो भी समय के साथ साथ फेड हो जाएगा। वो समय के साथ साथ फेड हो जाएगा इस वर्ड का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हम बूढ़े होते हैं उसके साथ साथ हमारी मेमोरी जो होता है वो भी कम
कमता है, मतलब कि घटते रहते हैं हमारी मेमोरी। इसलिए जो हमको याद होता है चाइल्डहुड में वो सारे कुछ हमको जब हम बूढ़े होते हैं तब हमको याद नहीं रहता। तो लास्ट में वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि इनोसेंस जो होता है चाइल्डहुड का वो तब तक ही रहता है जब तक हम एक बच्चे होते हैं, और जब हम बड़े हो जाता है तो इनोसेंस जो होता है वो वैनिश हो जाता है। तो इसी के साथ जो चैप्टर होता है वो ख़त्म, चैप्टर नहीं जो पोएम होता है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए जल्दी जल्दी हम लिटरेसी डिवाइस यानी कि पोएट्रिक डिवाइस भी देख लेते हैं। तो पहला है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? लॉजिक। लॉजिक किस में यूज़ किया गया है पोएम में? फर्स्ट स्टैंजा में जब पोएट बोलते हैं was it the day I ceased to be 11, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography। इस स्टैंजा में लॉजिक का यूज़ हुआ है, इसलिए ये जो स्टैंजा हो गया वो हो गया रैशनलिज्म। तो अभी दूसरा क्या है? राइम स्कीम क्या है इस पोएम का, चाइल्डहुड पोएम का? याद रखना ये एग्जाम में आता है। ABBCCD। आई रिपीट इट अगेन, ABBCCD। ओके। तो तीसरा देख लो, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज़ रिपीटेड इन द पोएम। एक ग्रुप फ्रेज का या फिर एक सेंटेंस जो पोएम में रिपीट होता है बार बार। तो इस पोएम में क्या क्या लाइंस रिपीट हुआ है? 2 लाइंस रिपीट हुए हैं। एक है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो और दूसरा है वाज दैट द डे। ये दोनों लाइन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये हो गया रिफ्रेन। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं हम। आगे है इंडिविजुअलिटी। तो मैंने थर्ड स्टैंजा में आपको बताया था कि पोएट को रियलाइज़ हो गया था कि उनका खुद का माइंड अभी खुद का ही है और वो खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं थॉट्स, यानी कि ओन थॉट्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनको सेंस हो गया था ऑफ इंडिविजुअलिटी इन हिमसेल्फ, यानी कि खुद में ही इंडिविजुअलिटी उनको सेंस हो गया था। फिर है एंथीसिस यानी कि मेटाफॉर। इसका दूसरा नाम है मेटाफॉर, METAPHOR। तो एंथीसिस ज़्यादा आप नहीं जानते होंगे, बट एंथीसिस का दूसरा नाम मेटाफॉर है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। तो मेटाफोर क्या होता है? जब 2 ऑपोजिट वर्ड यूज होते हैं टुगेदर इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में 2 अगर ऑपोजिट वर्ड यूज होता है एक पोएम में तो उसे हम बोलेंगे एंथीसिस या फिर मेटाफोर। तो इधर कौन सा वर्ड है 2 ऑपोजिट? हेल और हेवन। ठीक है, तो देखो आगे क्या है? ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब 2 सेम लेटर और साउंड बिगिनिंग में होता है तो उसे बोलेंगे हम ऑलिट्रेशन। और एग्जाम्पल देख लो इस पोएम का। द टाइम, T और T, माई माइंड, M और M, विच एवर वे, WW, थॉट्स, दैट, TT। तो अभी लास्ट क्या है? लास्ट है इन्वर्शन। व्हेन द सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर इज रिवर्स तो हम उसे बोलेंगे इन्वर्शन। तो इधर क्या इस पोएम में कौन सा लाइन है? टू यूज विच एवर वे आई चूज। इधर जो सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी अपना तीसरा पोएम भी शुरू करते हैं जो है फादर टू सन। ठीक है, तो देखिए, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years। तो I है इधर पोएट और चाइल्ड है उनका सन। तो वो बोलते हैं मैं मेरे सन को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, बट हम एक साथ एक ही घर में सालों से रह रहे हैं। I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small। तो वो बोलते हैं जैसे कि मैं मेरे बच्चे को ठीक से जानता भी नहीं हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके साथ फिर से अच्छा रिलेशनशिप बना पाऊँ जैसे हमारा पहले था। तो वो बोलते हैं कि जब उनका जो सन है वो छोटा था उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट जैसे उनका सन बड़ा हो रहा था उनका रिलेशनशिप गंदा हो रहा था, उनके रिलेशनशिप में गैप आ रहा था। ठीक है,
तो अभी हम डिटेल में भी समझ लेते हैं। तो अभी देखो, इन द अबव स्टैंजा जो पोएट होते हैं वो शेयर करते हैं अपना फीलिंग्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ हिज सन। तो वो बोलते हैं कि वो दोनों एक साथ एक ही घर में सालों से रह रहे थे, बट वो अपने सन को ठीक से जानते भी नहीं थे। वो बोलते हैं कि उनको पता भी नहीं था कि उनके सन को क्या पसंद था क्या नहीं था। वो बोलते हैं कि वो हमेशा से चाह रहे थे कि वो अपने सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाए, बट जैसे ही उनका सन बड़ा हो गया वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा। तो अभी देखो, सेकंड स्टैंजा शुरू होगा यहाँ से, येट हैव आई किल्ड। तो येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और स्वोन इट हेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो वो बोलते हैं, सीड यानी कि वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं जिस सीड को मैंने उगाया, मतलब कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, उसे शायद मैंने खुद ही मार डाला, क्योंकि अभी हमारे बीच ना ही बातचीत होता है ना ही अंडरस्टैंडिंग है। वो अपने खुद के ही लाइफ में व्यस्त है, खुद में ही मगन है। आगे देखते हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द ईयर। तो वो बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे से अनजान की तरह बात करते हैं और हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वट ही लव्स आई कैनॉट शेयर। तो वो बोलते हैं कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, मैंने डिज़ाइन किया है, बट अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि वो क्या पसंद करता है, मैं आपसे बता नहीं पाऊँगा, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो स्वोन यानी कि डू समथिंग विच विल ब्रिंग ए रिजल्ट। तो अभी देखो, the father uses I in the first line to acknowledge his role in the communication gap between them। तो I किधर यूज़ किया है मैं दिखा देती हूँ आपको, इधर, ठीक है, ये वाला। तो अभी आगे देखते हैं। तो देखो, वो बोलते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसे जगह में चला गया है जहाँ जो फादर है यानी कि पोएट उनसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, यानी कि बातचीत ही कर नहीं पा रहे थे। वो एक दूसरे से स्ट्रेंजर यानी कि अनजान व्यक्ति की तरह बातचीत करते हैं, उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वो बोलते हैं हिज चाइल्ड यूज टू लुक लाइक हिम। उनका बच्चा जो है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले नज़र में वो अपने पापा की तरह लगता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा भी मेरे तरह ही दिखता था, बट अभी मैं ये भी नहीं बता पाऊँगा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये देखो, ये है थर्ड स्टैंजा। साइलेंस सराउंड्स अस यानी कि वो बोलते हैं कि हमारे बीच में अभी साइलेंस आ गया है, हमारे बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him making and move his world। वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा सन फिर से वापस आ जाए मेरे पास, अपने पापा के घर मेरे साथ रहे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी और घर में अकेले अपना खुद के घर में रहे, अपने खुद के वर्ल्ड में रहे। I would forgive him too, snapping from sorrow a new love। वो बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चे को फॉरगिव कर दूंगा, भले ही मेरे दिल में दुख होगा, बट हाँ, मैं फिर भी उसे फॉरगिव करके एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। प्रोडिगल यानी कि स्पेंडिंग मनी फ्रीली। तो अभी देखो, देयर इज़ ए साइलेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके रिश्ते के बीच में एक साइलेंस आ गया था। तो एज ए चाइल्ड, जो बच्चा था, उनका सन था, वो काफ़ी खर्चीला था। ठीक है, तो अभी जो फादर है वो चाहते हैं कि उनका जो सन है वो वापस घर पे आ जाए और वो लोग एक साथ रहे। वो नहीं चाहते हैं कि उनका सन एक खुद के घर में, मतलब कि कहीं और मूव हो जाए और अपने खुद के घर में, खुद के वर्ल्ड में वो रहे। वो रेडी थे अपने सन को फॉरगिव करने में, और जो स्वरो था उनके अंदर, मतलब कि दुख जो था उनके अंदर, वो छुपाने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनसे वो डिस्टेंस, जो गैप था उनके बीच में, उनके और उनके सन के बीच में, वो और देख नहीं पा रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो उनके बच्चे को फिर से वैसे ही लव करे, फिर से वैसे ही प्यार करे जैसे वो उसे पहले
क्या करता था। तो अभी हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा यानी कि फोर्थ स्टैंजा। तो अभी है ये लास्ट स्टैंजा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। तो वो बोलते हैं मैं फादर यानी कि मैं पापा और मेरा जो बच्चा है मेरा सन है, मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ एक ही ग्लोब में एक ही लैंड में रहे, एक ही घर में रहे और साथ में हम खुश रहे। अब इन 4 लाइन में उनका सन बोलने वाला है, ठीक है। लास्ट में वो बोलता है ही स्पीक्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था, मैं इस सिचुएशन में आ गया था। अब वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। वो बोलते हैं कि मेरे अंदर जब मैं अपने पापा के बारे में सोचता हूँ, हमारे अंदर मतलब कि हमारे बीच में जो गैप आ गया था उसके बारे में सोचता हूँ, मैं ऑटोमेटिक मतलब कि मुझ में ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। बट वो गुस्सा जो होता है वो सैडनेस का गुस्सा होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ग्रीफ यानी कि सोरो या फिर सैडनेस। तो अभी लास्ट जो स्टैंजा है उसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो द सन स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो अपना जो फीलिंग्स होता है वो समझाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे भी दुख है, जो हम डिस्टेंस में रहते हैं हमारे बीच में जो गैप है उसको लेकर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है। वो शेयर करते हैं कि वो वैसे पॉइंट में आ गए थे कि वो खुद को ही समझ नहीं पा रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट वो गुस्सा जो होता है वो सैडनेस का गुस्सा होता है। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट दोनों साइड में ही फ्रस्ट्रेशन था। किसको लेकर? गैप जो हो गया था के रिलेशनशिप में, उसको लेकर। वो दोनों ही एक दूसरे को फॉरगिव करना चाह रहे थे बट उनके पास उस सल्यूशन नहीं था उस प्रॉब्लम का, ठीक है। बट जो बच्चा था वो भी नहीं चाह रहा था कि वो अपने पापा के पास आए और सॉरी बोलकर एक दूसरे का गैप जो है वो फील कर दे और खुशी रहे। और वो पापा भी नहीं चाह रहे थे कि वो अपने बच्चे के पास जाए, माफ़ी मांगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे। उन दोनों में लाइक ईगो प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसी के साथ जो पोएम था वो ख़त्म होता है। अभी हम लिटरेसी डिवाइस भी देख लेते हैं जल्दी। तो अभी देखो फादर टू सन लिटरेसी डिवाइस। तो पहला है सिमिली। सिमिली यानी कि ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक कंपेरिजन, कंपेयर करता है और सिमिलर चीज़ें दो थिंग्स के बीच में दिखाता है। तो इधर क्या है? वो स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो ये है सिमिली। तो अभी दूसरा है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन यानी कि सेम लेटर या फिर साउंड फर्स्ट वर्ड के बिगिनिंग में। तो अभी इधर है द सीड आई स्पेंट और सोन इट हयर। तो इधर सीड्स में एस है, स्पेंट में एस है, इधर भी एस है। दूसरा एग्जाम्पल है साइलेंस सराउंड्स अस। तो इधर एस एंड एस। तो अभी नेक्स्ट है मेटाफॉर। मेटाफॉर यानी कि इनडायरेक्ट कंपेयर करना बिटवीन इक्वालिटी। ये हो सकता है दो पर्सन के बीच में भी और दो चीज़ के बीच में यानी कि थिंग के बीच में भी। तो अभी देखो ये सब है एग्जाम्पल। द सीड आई स्पेंट और सोन इट हेयर, द लैंड इज जस्ट एंड नन ऑफ माई आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, ठीक है। तो इसी के साथ तीनों पोएम ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई देते हुए जाना है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।